अपनी हालिया रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आने पर महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों में बांट देगी। इस पर देश की विपक्षी पार्टी तो कल को अगर मोदी सरकार देश में नहीं रहती तो चाइना का और पाकिस्तान का कब्जा भारत पे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व देश की रक्षा नहीं कर सकता। कि शी जिनपिंग ना सिर्फ हिंदू माताओं और बहनों के मंगलसूत्र छीनेंगे, बल्कि शी जिनपिंग के सैनिक उनकी इज्जत को भी तार तार करेंगे। नरेंद्र मोदी जैसे कुशल नेता के नेतृत्व की जरूरत है, जो घर में घुस के मारता है। हिंदुस्तान एक साथ चीन और पाकिस्तान पर इतनी मिसाइलें मारेगा कि पाकिस्तान और चीन में इतने छेद हो जाएंगे कि चीन और पाकिस्तान कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। इन आग उगलती उड़ती हुई मशीनों को देखकर पाकिस्तान और चाइना की फटी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नए चिंतन में। अपनी हालिया रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आने पर महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों में बांट देगी। इस पर देश की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री की भाषा और शब्दों पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बोला था कि हार को देखकर नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर बौखलाहट के कारण गिर गया है। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया, जो अपने आप को भारत के चुनाव में एक पार्टी समझती है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण की निंदा कर रही है। पर सच यही है दोस्तों कि आज जिस तरह से विश्व वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है और भारत पे भी दो तरफ से हमले का खतरा बढ़ रहा है, ये बार बार इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडिया पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर अटैक करने वाले हैं। कल 9 मई के इकोनॉमिक्स टाइम के अखबार में ये खबर है कि चाइना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिलिट्रीली सपोर्ट कर रहा है, सहायता दे रहा है। अमेरिका ने भी 28 मई को भारत को सतर्क रहने को बोला था, क्योंकि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास कुछ ऐसे गांव बसा लिए हैं जो दोहरे प्रयोग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के इलाज के लिए। और यहाँ पर गोला बारूद भी चाइना इकट्ठा कर रहा है। तो कहने को चाइना इनको गांव बोल रहा है, पर ये असल में मिलिट्री बेस हैं। तो कल को अगर मोदी सरकार देश में नहीं रहती तो चाइना का और पाकिस्तान का कब्जा भारत पे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व देश की रक्षा नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो ये तो साफ ही है कि शी जिनपिंग ना सिर्फ हिंदू माताओं और बहनों के मंगलसूत्र छीनेंगे, बल्कि शी जिनपिंग के सैनिक उनकी इज्जत को भी तार तार करेंगे। जैसा कि शिनजियांग में आजकल उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है। चीन ने पूरे चाइना में सभी मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया है, मुस्लिम मर्दों को जेल में डाला जा रहा है, पीछे से मुस्लिम औरतों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ चाइना के सैनिक दुराचार और व्यभिचार कर रहे हैं। ये सब हो रहा है उइगर मुसलमानों की नस्ल को खत्म करने के लिए, ताकि सांस्कृतिक रूप से मुसलमान धर्म चाइना से खत्म हो जाए और जो बचे हुए हैं उनको शी जिनपिंग को ही भगवान मानने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि शी जिनपिंग बुद्धिस्ट होकर भी बुद्ध धर्म को नहीं मानते, तभी तो बुद्ध धर्म को भी नष्ट करने में तुले हुए हैं। दलाई लामा को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि वे शुद्ध बुद्धिस्ट हैं। वो पूरे चाइना में अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज चाइना अमेरिका को भी खुली चुनौती दे रहा है, तो भारत को तो वो कुछ भी नहीं समझता। उनका इलाज अगर किसी के पास है तो वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर सत्ता कांग्रेस के पास आती है तो ये स्पष्ट है कि देश पर चाइना और पाकिस्तान का राज होने वाला है
और फिर आपको राम मंदिर में राम नहीं शी जिनपिंग विराजमान मिलेंगे और पाकिस्तान से फिर औरंगजेब और खिलजी आएंगे और आपके मंदिरों को फिर लूटा जाएगा। देश की करोड़ों करोड़ों बहनों को दासी बनाकर रखा जाएगा सिर्फ अपने मजे के लिए। इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि भारतीयों ने सदियों से गुलामी और यातनाओं को सहन करके आजादी पाई है। अगर इस आजादी को बनाए रखना है तो देश को नरेंद्र मोदी जैसे कुशल नेता के नेतृत्व की जरूरत है जो घर में घुस के मारता है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। हम घर में घुस के मारेंगे। आए देखते हैं कैसे भारत को मोदी सरकार सुरक्षित कर रही है और कैसे भारत के डर से पाकिस्तान और चाइना को डरावने सपने आ रहे हैं। आज भारत में बीजेपी सरकार आने के बाद एक नए नए हथियारों का प्रशिक्षण किया जा रहा है जिनका खौफ पाकिस्तान और चीन के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आइए बात करते हैं कि कैसे रक्षा क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बन रहा है। सबसे पहले भारत की मिसाइल पावर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मिसाइल पावर में नाम आता है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस एक बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एक ऐसा क्रूज मिसाइल जो जमीन के समानांतर उड़ता है तो रडार भी इसको पकड़ नहीं पाता। ब्रह्मोस जमीन के समानांतर उड़ते उड़ते रडार के बगल से निकल जाती है जबकि रडार इसको पकड़ भी नहीं पाता। उसकी बगल में से निकलकर लोकेशन पर जाकर फट जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल है जिसकी स्पीड 3 मैक तक है, यानी कि आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा। बोले तो ये मिसाइल रडार को धोखा देने में भी सक्षम है। इसको फायर एंड फॉरगेट किलर मिसाइल बोला जाता है क्योंकि एक बार जब इसको दाग दिया जाता है तो ये मिसाइल टारगेट को किल करती ही करती है। एक बार चला दिया और भूल जाओ, टारगेट पर जाकर फटेगी ही, जिसका नमूना भारत ने गलती से मिसफायर करके पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर तक दूर जाकर ब्रह्मोस को दाग के दिखा दिया। ये अलग बात है कि वो गलती जानबूझकर की गई थी और इस मिसफायर के बाद फिलीपींस ने इसको खरीदने का इरादा पक्का कर लिया था। अब मोदी सरकार में आते ही भारत ने दुनिया के देशों के साथ MTCR एग्रीमेंट पर भी साइन किया वर्ष 2016 में और इसके बाद हमें अपनी ब्रह्मोस की मारक क्षमता और इसकी रेंज को बढ़ाने का अवसर मिल गया है। भारत ब्रह्मोस 2 का लगभग दूसरा वर्जन ट्राई कर भी चुका है 2020 में, जिसकी रेंज 800 से 900 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये 500 किलोग्राम से ऊपर का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है और हाइपरसोनिक स्पीड पर जा सकेगी। यानी ब्रह्मोस 2 तो ब्रह्मोस से भी ज्यादा भयानक बनाई गई है। इसके अलावा ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन भी विकसित किए गए हैं जिनको जमीन से, हवा में सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से और पानी में सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य के साथ डिस्ट्रॉय से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें ब्रह्मोस 1, 2, 3, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस NG शामिल है। ब्रह्मोस तो एक ऐसी मिसाइल है जो इंडिया ने रूस के साथ मिलकर बनाई है, लेकिन भारत ने भी खुद से भी अकेले के दम पर निर्भया जैसी क्रूज मिसाइलें बना ली हैं और बनाकर अपने बेड़े में भी शामिल कर ली हैं। इसके साथ साथ भारत मिसाइल एक्स क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रहा है। मिसाइल एक्स ये माने कि भारत की पूरी तरह से बनाई गई ब्रह्मोस होगी, क्योंकि ब्रह्मोस में जो रैमजेट इंजन लगता है वो भारत रूस से खरीदता है, इसलिए ब्रह्मोस को बनाने में खर्चा ज्यादा लगता है। इस इंजन के खर्चे को कम करने के लिए इंडिया खुद का रैमजेट इंजन बना रहा है
ताकि ब्रह्मोस को बनाने की लागत कम हो। अभी थोड़े दिन पहले खबरें आ रही थी कि रैमजेट इंजन में जो फ्यूल डाला जाता है वो पहले भारत रूस से खरीदता था, पर 8 मई 2024 को इस फ्यूल को बनाकर टेस्ट भी कर लिया गया है। इसलिए मिसाइल एक्स को बनाने में डीआरडीओ ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अब इस इंजन की टेस्टिंग इंडिया में ही की जा सकेगी। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की। बैलिस्टिक मिसाइल्स में सबसे पहले नाम आता है अग्नि 5 का। 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ ने अग्नि 5 का टेस्ट करके डीआरडीओ ने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है और डीआरडीओ आज नई घातक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट डीआरडीओ को भारी मात्रा में फंड दे रही है। आज तो आए महीने किसी न किसी घातक मिसाइल का टेस्ट होता ही रहता है। अग्नि 5 एक लंबी दूरी की परमाणु बम ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये पूरे चाइना और पाकिस्तान को कवर कर सकती है। दूसरा, इसकी MIRV टेक्नोलॉजी इस मिसाइल को और भी खतरनाक बना देती है। आप ये कह सकते हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी की एक मिसाइल में 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी 6 परमाणु बम फिट किए जा सकते हैं जो दुश्मन के इलाके में जाकर 6 अलग अलग जगहों पर फट जाएंगे। जैसे कि रामायण में हमने देखा था कि राम जी एक तीर छोड़ते थे और आगे जाकर एक तीर के 6 तीर बन जाते थे, वैसे ही MIRV टेक्नोलॉजी काम करती है। मतलब एक बार को अगर मिसाइल चला दी जाए तो ये 6 अलग अलग जगह पर परमाणु बम गिरा सकती है और बाई चांस दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम एक वॉरहेड को रोक भी ले और नष्ट भी कर दे तो भी 5 फिर भी फटेंगे। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल कितनी खतरनाक है। इसलिए इसको डीआरडीओ और भारत ने दिव्यास्त्र का नाम दिया है। आज मोदी सरकार के राज में भारत के तर्कस में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार जोड़े जा रहे हैं ताकि भारत की जमीन की एक एक इंच की रक्षा की जा सके। और ये हो सका है क्योंकि भारत के पास एक यशस्वी प्रधानमंत्री है। भारत ने अब अग्नि 6 को भी लॉन्च करने का काउंटडाउन शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर रहने वाली है। 12,000 किलोमीटर। ये मिसाइल चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ पूरे यूरोप, आधे अमेरिका को कवर करने जा रही है। इस मिसाइल टेस्ट को रोकने के लिए पश्चिम दिन रात बौखला रहा है। इसके अलावा भारत ने मोदी राज में कई और अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने तर्कस में जोड़ा है, जिसमें प्रहार, प्रलय, पृथ्वी, अग्नि के परिवार की मिसाइलें शामिल है। अब बात करते हैं हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की। भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलों को बनाकर भी अपने लड़ाकू विमानों में लगा दिया है, जिसमें अस्त्रा, रैमजेट, मीका जैसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिलाकर खाक में मिला देगी। एक बार हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की भी बात कर लेते हैं, जो जमीन पर खड़े और जमीन पर दौड़ते दुश्मन के किसी भी हथियार को निस्ते नाबूद कर सकती हैं। फिर चाहे दुश्मन का टैंक हो, खड़े हुए लड़ाकू विमान या एयर डिफेंस सिस्टम, इन मिसाइलों में रुद्रम 1 और 2 आती है। अगर दुश्मन के टैंक भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ते हैं तो इन टैंकों का इलाज भी भारत के पास है। दुश्मन के टैंकों के फरकच्चे उड़ाने के लिए भारत के पास नाग, अमोघ, सिम्हो जैसी एंटी टैंक मिसाइलें हैं। आपको जानकर
खुशी होगी कि कल ही डीआरडीओ ने रुद्रम का सफल टेस्ट किया है। अगर समुद्र के रास्ते भारत के खिलाफ दुश्मन के शिप और डिस्ट्रॉयर को हिमाकत करते हैं तो उनका भी भारत के पास माकूल जवाब है। ब्रह्मोस ए, स्मार्ट और NSM जैसी एंटी शिप मिसाइलों के रूप में ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन के शिप की समाधि पानी में ही बना देंगी। अगर भारत को दुश्मन देशों के साथ जमीन पर रहकर मिसाइलों से हमला बोलना होगा तो भारत के तर्कस में पृथ्वी, सूर्या, प्रहार, प्रलय जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के जमीन पर खड़े टारगेट को खील खील करते हुए राम नाम सत्य कर देगी। आज के टाइम अगर दुश्मन को बहरा और अंधा बनाना हो तो दुश्मन के संचार और सैटेलाइट सिस्टम को पृथ्वी की कक्षा में ही जलता हुआ धूमकेतु बना दो। आज भारत के पास पृथ्वी जैसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है जो पलक झपकते ही दुश्मन के टेलीकॉम सेक्टर और नेविगेशन सिस्टम को नाकारा बना देंगी और दुश्मन को अंधा बहरा बना सकती हैं। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि हिंदुस्तान के पास मिसाइलों की कितनी बड़ी रेंज है। आज अगर भारत को दो मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ युद्ध करना भी पड़े तो हिंदुस्तान एक साथ चीन और पाकिस्तान पर इतनी मिसाइलें मारेगा कि पाकिस्तान और चीन में इतने छेद हो जाएंगे कि चीन और पाकिस्तान कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। और ये मिसाइलें पिछले 10 साल में डेवलप की गई हैं। ये तो खतरनाक अटैक मिसाइलें हैं। इसके अलावा डिफेंस के लिए भी भारत के पास आकाश, S-400, बराक, QRSM जैसी भी मिसाइल सिस्टम है जो भारत को एक अभेद्य किला बना देंगी। यही मोदी सरकार का उद्देश्य है कि देश के एक भी नागरिक को खरोच नहीं आनी चाहिए। अभी समय का अभाव के कारण हम डिफेंस पर बात नहीं करने जा रहे। अब बात करते हैं भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े की। सबसे पहले बात करते हैं भारत के असली बाहुबली की जिसका नाम है राफेल। राफेल का हिंदी में मतलब होता है आग का गोला या बोले तो आग का विस्फोट। राफेल फ्रांस की कंपनी डासेल्ट एविएशन ने बनाया है। डासेल्ट एविएशन 1929 से एविएशन इंडस्ट्री में है। राफेल कहने को तो 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है पर इसकी खूबियां इसको 5th जनरेशन का विमान बनाती है। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस पर किसी भी प्रकार की और किसी भी देश की मिसाइल फिट की जा सकती है। फ्रांस से ही बाहुबली 2.0 भी खरीद रहा है। मतलब अपने स्वनिर्मित मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन भी खरीद रहा है ताकि भारत की नेवी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, क्योंकि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध समुद्र की लहरों पर ही लड़ा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों लड़ाकू विमान तो मेड इन इंडिया है ही नहीं, ये तो भारत ने खरीदे हैं, तो इसका भारत को क्या फायदा। तो आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक गुजराती आदमी है। ये तो आप जानते हैं गुजराती आदमी बिजनेस के मामले में कितने साने होते हैं, ये भी आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी कोई भी डील करते समय अपनी 5 उंगली घी में रखते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई भी डील की है उसमें भारत हमेशा विन की स्थिति में रहा है। मतलब ये कि भारत ने एक प्रकार से राफेल खरीद कर फ्रांस का फायदा ही करवाया है। ये एक तरह से राफेल की मार्केटिंग थी। जब से फ्रांस ने भारत को 36 राफेल डिलीवर किए हैं तब से ही राफेल की दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। आज दूसरे देश भी राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दे रहे हैं। इंडोनेशिया ने 42, UAE ने 80, कतर ने 24, इजिप्ट और ग्रीस ने भी कुछ राफेल के ऑर्डर दे रखे हैं। नौबत
यहां तक आ गई है कि फ्रांस के पास इतनी उत्पादन क्षमता ही नहीं है कि वो इन ऑर्डरों को समय पर डिलीवर कर पाए। तो इसको देखते हुए ही और भारत के एहसान के बदले अब फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग यूनिट लगाने को राजी हो गया है। तो इस प्रकार मोदी सरकार का राफेल खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत में राफेल का बनना भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले तो ये कि भारत आज तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपना खुद का लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाया है, जिसके कारण भारत का एमका और ओरेका प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। लेकिन राफेल का भारत में बनना तकनीकी रूप से सहायता कर सकता है इन एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने में। आज जो चाइना अमेरिका और यूरोपियन देशों के सिर पर चढ़कर मुत रहा है और उनको चुनौती दे रहा है, उसका कारण ये देश खुद ही है। चाइना को बनाने वाले भी यही देश हैं। ये देश चाइना को रूस के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा किया है। इसलिए इन देशों ने चाइना को आर्थिक और तकनीकी रूप से खूब सहायता की है और आज इन्हीं की तकनीक में महारत हासिल करके चाइना इन्हीं को ललकार रहा है। भारत के पास भी आज अवसर है एक महाशक्ति बनने के लिए, अपने आप को चाइना के खिलाफ दिखाकर और अमेरिका और यूरोपियन देशों से तकनीकी सहायता लेकर इसी स्ट्रेटेजी पर मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और भगवान ना करे अगर भारत को युद्ध में जाना पड़ जाए तो राफेल की भी मरम्मत के लिए हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी और अगर राफेल की मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग यूनिट अगर भारत में होगी तो हम जल्द से जल्द अपने राफेल की मरम्मत कर सकेंगे। तीसरा फायदा तो इनहेरिएंट है, जो कि रोजगार पैदा होना, क्योंकि अब भारत 26 राफेल मरीन भी खरीद रहा है फ्रांस से। तो इस कदम से मोदी सरकार ने ये पक्का कर लिया है कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग यूनिट जरूर लगाएगी। यू कैन से इट इज लास्ट नेल इन द कॉफिन। बात करते हैं युद्ध के मैदान में भारतीय एयरफोर्स के सबसे पुराने भरोसेमंद साथी और एयरफोर्स की बैकबोन माने जाने वाले सुकोई 30 MKI। ये लड़ाकू विमान भारत रूस से प्राप्त लाइसेंस के अंदर बनाता है। ये भारत की परिस्थितियों के हिसाब से भारत में ही बनाया जाता है, पर ये लाइसेंस तो कांग्रेस और यूपीए की ही सरकार में भारत को मिल गया था। तो अब बात आती है कि मोदी सरकार का इसमें क्या योगदान है। तो आपको बताते हैं कि पहले ये विमान सुकोई 30 MKI था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अपग्रेड करके इसको सुपर सुखोई Su-30 MKI बना दिया है। 22 नवंबर 2017 को भारत ने भारत के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले ब्रह्मोस की 2 अलग अलग वर्जन की मिसाइलें ब्रह्मोस ए ब्रह्मोस NG मिसाइलों को सुपर सुखोई 30 MKI में मॉडिफिकेशन करके फिट कर दिया है और इसका टेस्ट भी कर लिया गया है। सितंबर 2019 में DRDO ने इसमें हवा से लॉन्च होने वाली अस्त्रा मिसाइल को भी इसमें फिट कर दिया, जिससे ये लड़ाकू विमान और भी खतरनाक हो गया है। क्योंकि अगर इनमें मेड इन इंडिया मिसाइलें लगेंगी तो एक तो भारत को दूसरे देशों से मिसाइल खरीदने नहीं पड़ेंगी और अब भारत युद्ध के मैदान में तेजी से और ज्यादा संख्या में हमला कर सकता है। इसके साथ साथ इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है कि इसमें अब फ्रांस, रूस, इजराइल की भी मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। इसके साथ साथ सुपर सुखोई 30 MKI को और भी लीथल और एडवांस बनाने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने
30 नवंबर 2023 को 60,000 करोड़ रुपए के अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें इसके इंजन, इसके रडार को अपग्रेड किया जाएगा और भारत DRDO द्वारा विकसित उन्नत किस्म के ऐसा रडार को भी इसके साथ लगाया जाएगा। साथ साथ इसकी BVR इंगेजमेंट कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी। इसमें कोई भी विमान दुश्मन की रडार की रेंज में आए बिना दुश्मन की वार असेट्स पर हमला कर सकता है। तो अब इसे पूरी तरह से अपग्रेडेशन करने के बाद कह सकते हैं कि तेजस के बाद यह भी भारत का पूर्णतः स्वनिर्मित विमान है। आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स के पास 260 सुपर सुखोई 30 MKI है और 12 के ऑर्डर दे रखे हैं। अब बात करते हैं भारत माँ की कोक सीजन में बैटलफील्ड में भारत का नंबर 1 कंटेंडर, इंट्रोड्यूसिंग यू वन एंड ओनली इंडियन मेड जायंट किलर दी तेजस। तेजस भारत का सर्वनिर्मित लड़ाकू विमान है जिसकी 3 किस्में हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2। LCA तेजस प्रोग्राम 1984 में शुरू हुआ था और 2014 तक ये उड़ान नहीं भर पाया था कांग्रेस की लेट लतीफी की वजह से। पर 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद ये इतनी तेजी से विकसित हुआ कि आज ये आकाश में परवान भर रहा है। तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल द्वारा बनाया गया लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। हल्का होने के कारण इसकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बनती है। मैन्यूवरेबिलिटी में ये राफेल को भी पीछे छोड़ता है। तेजस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में बोला जा सकता है ये एक ऐसी मशीन है जिसे दादा ले और पोता बरते, क्योंकि 23 साल की लंबी अवधि में सिर्फ एक तेजस क्रैश हुआ है जो कि अभी 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हुआ था। 2015 में मोदी सरकार आने के बाद 2015 में ही तेजस ऑपरेशनल हुआ था और 2016 में इंडियन एयरफोर्स को तेजस की पहली स्क्वाड्रन मिली थी। जनवरी 2020 में तेजस ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से उड़ान भरी थी। 2022 आते आते 80% तेजस मेड इन इंडिया हो गया। 10 अप्रैल 2023 में हाल ने अपनी तीसरी तेजस प्रोडक्शन की यूनिट नासिक महाराष्ट्र में शुरू की ताकि तेजस 24 की संख्या में प्रति साल बन सके। अभी इंडियन एयरफोर्स 32 तेजस मार्क 1 ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स जितने भी ऑर्डर तेजस के दे रही है वो सब तेजस मार्क 1A के लिए हैं, जो तेजस मार्क 1 का विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टोटल 180 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर हाल को दे रखे हैं, जिनकी सप्लाई जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। इस एयरक्राफ्ट में बहुत सी खूबी है जिन्हें अभी समय के अभाव के कारण डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, पर यह बताता चलो कि इसका इंजन बहुत शक्तिशाली है। ये 6500 किलो के मिसाइल और हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसकी भी रेंज 3000 किलोमीटर तक की है और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इस पर इंडियन मेड सभी मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। साथ साथ फ्रांस की मिका, मिटियोर, स्ट्रोम शैडो और क्रिस्टल मेज मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। आज के समय जो युद्ध हो रहे हैं उसमें मानव रहित ड्रोन अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। आने वाले युद्ध में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। मोदी सरकार ने भी भारत को एक ड्रोन महाशक्ति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। मोदी सरकार आने के बाद भारत ने इजराइल से
66 हेरोन 1 और 4 हेरोन MK2 खरीदे हैं, जो भी 47 के नंबर में एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है, और 16 नेवी, जबकि 5 ड्रोन क्रैश हो गए हैं। भारत ने अमेरिका को भी 31 अमेरिकी MK9B प्रेडेटर ड्रोन का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन अमेरिका पर भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार ने भारत की ड्रोन इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दे दी है। इसका असर ये हुआ है कि DRDO ने 15 दिसंबर 2023 को इंडियन मेड UAV ड्रोन घातक का फ्लाइट टेस्ट किया है, जो कि सफल रहा है। भारत ने UAV टेक्नोलॉजी में ऐसा करके माइलस्टोन हासिल किया है। यही नहीं, ये ड्रोन आज के युद्ध को देखकर बनाया गया है, जो बहुत सी खूबियों से लबरेज है। अब भारत के वज्र की बात करते हैं, जो है मिराज 2000। ये भी फ्रांस की डसोल्ट एविएशन मेड एयरक्राफ्ट है, जो 1986 से भारत को सुरक्षा दे रहा है और कई दशकों तक फ्रंट से लीड करता आ रहा है। और इस एयरक्राफ्ट को आप एक सदाबहार एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट ने कारगिल वॉर और बालाकोट एयर स्ट्राइक में शानदार प्रदर्शन किया था। इसकी सफलता की 500 कहानियां भारत में प्रचलित हैं। भारतीय वायुसेना इससे इतनी प्रभावित है कि अभी के लिए वो फ्रांस, ग्रीस, इजिप्ट और कतर के पास उनके पुराने पड़े मिराज 2000 खरीदने को भी तैयार है, क्योंकि भारत के पास इनको अपग्रेड करने की क्षमता है। एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इसको इस प्रकार मॉडिफाई किया है कि इसमें रशियन मेड मिसाइल लग सके। अब ये एयरक्राफ्ट है तो फ्रांस मेड और मिसाइलें लगेंगी रशियन मेड, तो इस पर थोड़ा तो दोनों देश फ्रांस और रूस नाराज जरूर हुए, पर ज्यादा हो हल्ला नहीं काटा। तो ये घटना भारत की कूटनीतिक ताकत को भी दर्शाता है। आज भारत के पास 50 मिराज 2000 है। इसके अलावा भारत के पास रशियन मेड 75 MiG-29 है, जिन्हें इंडिया का बाज कहा जाता है, और मोदी सरकार ने इन्हें अपग्रेड करके MiG-29 UPG बना दिया है। UPG मतलब अपग्रेडेड MiG-29। अब ये बाज ड्रैगन को भी अपने पंजे में दबोच कर उड़ान भर सकता है। अब अपग्रेडेशन करके इसमें RD-33 सीरीज 3 के इंजन लगाए गए हैं, जो 2 की संख्या में है, जो पहले के इंजन के मुकाबले अच्छा थ्रस्ट पावर जनरेट करते हैं। अब इसमें बेहतर रडार सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें अब इंडियन मेड अस्त्रा, सुदर्शन, ब्रह्मोस NG मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। साथ ही साथ रूस की KS-31 भी लगाई जा सकती है। कम शब्दों में कहें तो भारत ने इसको इस प्रकार से अपग्रेड किया है कि अब ये अमेरिका के 35 के बराबर आकर खड़ा हो गया है। इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य पर MiG-29 के वेरिएंट के 42 एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं। अभी तक तो भारत के समुद्र के फ्रंट लाइन की प्रोटेक्टर है वो यही थे, जो रफाल मरीन आने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि एक से भले 2। भारत के बेड़े में रशियन मेड MiG-21 और ब्रिटेन के 110 जगुआर भी शामिल है, जो ऊपर वाले फ्रंट रनर एयरक्राफ्ट को कवर देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं भारत की फक 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 करने वाली मशीनों की, जिसमें हाल द्वारा बनाए गए ध्रुव, चेतक, प्रचंड और अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। ये मशीनें इतनी तेजी से फक 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 करती हुई उड़ती हैं कि दुश्मन की खाल इतने प्यार से उधेड़ती हैं कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमारी खाल उधेड़ी जा रही है। ये है भारत की एयर अटैक क्षमता। इसके अलावा भारत के पास बड़ी संख्या में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान, सर्विलांस विमान, बॉम्बर
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान और रिफिलर विमान है जो युद्ध के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करते हैं। आप देख रहे हैं मोदी सरकार आने के बाद भारत ने कितनी आग उगलती हुई मशीनों को बना लिया है और ये आज भारत के पास टोटल 1932 के नंबर में है, जो पलक झपकते ही चाइना और पाकिस्तान को पिघलाकर खाक में मिला सकती हैं। अब इन आग उगलती उड़ती हुई मशीनों को देखकर पाकिस्तान और चाइना की फटी पड़ी है। वे अपने डर का खुलासा और इजहार संयुक्त राष्ट्र और मीडिया पर खुलकर कर रहे हैं। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. Its arrogance, belligerence, and sense of impunity is likely to trigger regional and global conflict. असल में पाकिस्तान इन मशीनों से नहीं डर रहा, डर है नरेंद्र मोदी का। उनको पता है नरेंद्र मोदी के पास वो जिगरा, वो गुर्दा है कि वो इन मशीनों से पाकिस्तान और चाइना की बक्कल उतार के उल्टा टांग देगा, जो कि मोदी ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया था। ये तो वो फायर पावर है जो आज के समय में भारत के पास है और जो इंडियन एयरफोर्स को वर्ल्ड में सुपीरियर एयरफोर्स बनाती है। इसके अलावा भारत फ्यूचर वार की तैयारियों में भी दिन रात जुटा हुआ है और प्रधानमंत्री खुद इन तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। दिन पहले ही पीएमओ ने डीआरडीओ और हाल को हड़काते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में तेजी लाने को कहा, क्योंकि भारत के 55 में से 23 सबसे जरूरी प्रोजेक्ट में लेट लतीफी की जा रही है, जिसमें भारत के फ्यूचर 5वीं और 6ठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट एमका और ओरेक्का है और साथ साथ तेजस MK2 और मिसाइल एक्स के भी प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि आज भारत के साथ अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ फ्रांस की डसल्ट एविएशन इन प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए साथ आ रही हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर रही हैं। और ये तेजी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और चाइनीज एग्रेशन को देखते हुए वेस्टर्न कंट्री इंडिया के साथ सामरिक संबंधों को और मजबूत करना चाहती है। अब बात करते हैं 35% इंडियन मेड असॉल्ट राइफल AK-203 की, जो कि 27,000 की संख्या में भारतीय सेना को मिल गई है। ये बहुत शर्म की बात है कि आज तक भी हम 100% इंडियन मेड खतरनाक असॉल्ट राइफल नहीं बना सके, लेकिन मोदी सरकार ने अब असॉल्ट राइफल को 100% इंडिजीनियस बनाने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। AK-47 65% रशियन और 35% इंडियन है। लेकिन आपको बताते चले कि जब तक इंडियन आर्मी को 70,000 AK-203 मिलेगी तब तक 70% इंडियन कंपोनेंट इसमें लग चुके होंगे और जब तक आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचेगा तब तक इसमें 100% इंडियन कंपोनेंट लग चुके होंगे और इनको 6 लाख की संख्या में खरीदा जाना है। चलो अब ये भारत को मिलना तो शुरू हुई, ये भी एक मोदी गवर्नमेंट की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंधों के कारण भारत इसके लिए पेमेंट नहीं कर पा रहा था, जो कि एक डेडलॉक था जो अभी टूट गया है। इसकी टारगेट पर हिट करने की एक्यूरेसी जबरदस्त है। इसकी हिटिंग रेंज 800 मीटर है। AK-203 1 मिनट में
700 राउंड गोलियां दाग सकती हैं। भारत सरकार अपनी टैंक फ्लीट को भी अपग्रेड कर रही है और साथ साथ फ्यूचर वार रेडी नए जमाने के टैंक भी रिसर्च करके बना रही है, जिनका नाम है अथर्व और जोरावर। ये जो टैंक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। इनकी मारक दूरी 10 से 15 किलोमीटर होने वाली है और साथ साथ ये ऐसी एंटी टैंक मिसाइलों से लैस होंगी जो ना सिर्फ दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करेगी बल्कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टरों को भी आसमान में जलता हुआ गोला बना देंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही 16 मई को खबर आई थी कि भारतीय सेना ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब लद्दाख में दुनिया की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं, जो कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। युद्ध के समय टैंक की मरम्मत और रखरखाव में ये दोनों फैसिलिटीज अहम भूमिका अदा करेंगी। असल में टैंक मरम्मत के लिए ये नहीं बनाई गई है बल्कि चाइना की मरम्मत के लिए बनाई गई है। साथ साथ देश की सरकार बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और जमकर पैसा बहा रही है। इसका उदाहरण है पहाड़ को काटकर सेला टनल का बनाया जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत आज कितना ताकतवर हो गया है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री जैसे विजनरी नेता के कारण। अगर आज कांग्रेस होती और देश पड़ोसियों से युद्ध में उलझा होता तो पता है क्या होता? कांग्रेस की सरकार अमेरिका की तरफ हथियारों के लिए हाथ फैलाती और अमेरिका बोलता ये कभी नहीं हो सकता, हम आपको हथियार नहीं दे सकते क्योंकि आप इनका प्रयोग पाकिस्तान के खिलाफ करोगे। अमेरिका पाकिस्तान का पुराना आका है। फिर कांग्रेस जाती रूस के पास, रूस कहता माफ कीजिए, हम आपको हथियार नहीं दे सकते क्योंकि आप इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ करोगे, क्योंकि रूस और चीन भी उतने ही बड़े दोस्त हैं जितने कि भारत और रूस। और तब होता ये कि हमारे जवान लड़ते तो जज्बे से, क्योंकि हमारी सेना के जज्बे का कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी बड़ी बड़ी मशीनों के आगे ये बेबस होते और हमारी जवानों लाशों के पहाड़ बने होते। अब एक बार विचार करें, आपको देश में कैसी सरकार चाहिए जो अपने देश के जवानों का हौसला गिराए, ये कहकर कि इंडियन आर्मी चीफ एक सड़क छाप गुंडा है, देश के जवानों की 1962 में हुई शहादत को झूठा बताकर 1962 के युद्ध को तथाकथित युद्ध बता दे। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. या फिर एक ऐसी सरकार जो देश को सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और देश का प्रधानमंत्री हर दिवाली अपने जवानों के साथ सेलिब्रेट करता है। अभी हमने सिर्फ भारत की आक्रमण यानी कि अटैक करने की क्षमता पर बात की है, अभी तो रक्षा और डिफेंस पर भी बात करना बाकी है। किसी समय पर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम भारत के लेजर वेपन की बात तो कर ही सकते हैं। भारत लेजर वेपन में खुलकर पैसा बहा रहा है, काली दुर्गा पर खुलकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो आज के युद्धों की जरूरत है। दुश्मन के किसी भी उड़ते हुए हथियार को मिसाइल से गिराने में करोड़ों रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है काउंटर में, और आज तो ड्रोन का जमाना है जिनकी लागत बहुत कम होती है। इनको मार गिराने में करोड़ों रुपए की मिसाइलें इस्तेमाल करना एक नासमझी है, जैसे कि आजकल अमेरिका और इजराइल के साथ हो रहा है। हमास और हूती अपने सस्ते ड्रोन और रॉकेट से अटैक कर रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल इनको नष्ट करने के लिए लाखों डॉलर के मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। ये युद्ध दोनों के लिए काफी महंगा पड़ रहा है, पर इसी समस्या को हल
करने के लिए आज लेजर वेपन बनाए जा रहे हैं, जो मात्र 3 से 10 डॉलर की लागत में ही दुश्मन के किसी भी उड़ते हुए हथियार को आसमान में ही खत्म कर देती हैं। 26 मई को डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया है कि उसने शिप बेस लेजर वेपन दुर्गा 2 का सफल टेस्ट कर लिया है, जो समंदर में मात्र 3 डॉलर में किसी भी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को निस्ते नाबूद कर सकती है। तो ये डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वार को कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। जितना टैक्स जरूरी होता है उतना ही डिफेंस भी जरूरी होता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से परसों ही भारत को एक बार फिर परमाणु अटैक की गीदड़ भभकी मिली है। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता ने बोला है कि हमारी रेंज में पूरा भारत है और हमारी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है। पर पाकिस्तान ये भूल ना करे, क्योंकि एक तो भारत बहुत बड़ा देश है, दूसरा पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने भारत को एक अभेद्य किला बना दिया है। आज भारत के पास 5 लेयर की सुरक्षा है, तो भारत को तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं, लेकिन जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि पाकिस्तान अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले चिंतन में। जय हिंद, जय भारत।